अनीता भारती जी को आमंत्रित कर रहे हैं, जो संक्षेप में अपनी बात कहेंगे। अनीता भारती जी राष्ट्रीय स्तर की दलित नारीवादी चिंतक और कवि हैं। हिंदी साहित्य में दलित महिलाओं के दृष्टिकोण को आगे लाने में आपकी प्रभावी भूमिका रही है। पेशे से दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में शिक्षिका हैं तथा अनेक बार एक प्रतिबद्ध शिक्षिका के रूप में प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित होती रही हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ अनीता भारती जी को। अनीता भारती जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? अनीता भारती जी, शायद आपका माइक म्यूट तो नहीं हो गया, एक बार प्लीज चेक कीजिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब मेरी अनीता जी। आवाज आ रही है? हाँ। हाँ, अब आ रही है मैम। प्लीज स्वागत मैम, जनवादी लेखक संघ की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत मैम। प्लीज मैम, प्लीज। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जनवादी लेखक संघ का धन्यवाद करती हूँ कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया, और मैं अपने मित्र संदीप मिल का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो इतना इस तरह की जो मतलब इस वक्त जो वक्त चल रहा है उसमें ये बात करना बहुत जरूरी हो गया कि लोकतंत्र को हम कैसे देखें। और उसी संदर्भ में जो किताब आई है, मैंने किताब को एक लुक देखा है और एक दो लेख भी पढ़े हैं। तो मैं सबसे पहले लेखक को बधाई देना चाहती हूँ कि जो आज के समय की जरूरत है उसके अनुसार ये पुस्तक आई है। और क्योंकि जैसे लेखक ने भूमिका में ही लिखा है कि ये पुस्तक जो है वो यूपीएससी के स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगी। तो क्योंकि ये उस तरीके से आई है तो फिर अगर यूपीएससी के स्टूडेंट्स को की मदद करेगी तो, लेकिन फिर भी इसकी एक खासियत है। खासियत ये है इसका, ये न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें इसमें आई है, और लेखक ने न्यूट्रल अपनी बात रखते हुए बहुत सारी बातों को शामिल किया है। और देखिए, न्यूट्रल होने का मतलब ये होता है कि आप अच्छाई और बुराई दोनों को रखते हैं। जैसे हमारे राजीव सर बोल रहे थे कि इसमें जो है वो एक पोजीशन नहीं दिख रही है, पर मुझे लगता है कि कई बार जो पोजीशन होती है वो तथ्यों को एकदम सामने रख देने से भी स्पष्ट हो जाती है। और मैंने एक उनका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो बिल्कुल एक बड़ा उन्होंने काफी अच्छा आर्टिकल इसमें लिखा है, वो पढ़ा। तो उसमें हालांकि ऐसा नहीं है कि वो बताइए मतलब हमें, लेकिन उन्होंने जो आंकड़े पेश किए, जो उन्होंने बीच बीच में एक दो लाइन की जहाँ गुंजाइश थी, शायद मुझे लगता है कि यूपीएससी के स्टूडेंट्स को ज्यादा विरोध में लिखने की इजाजत नहीं होती है, तो लेकिन अपनी राय प्रकट करने की तो इजाजत होती है, तो वो एक राय बना देते हैं इस आर्टिकल से। और मैंने ये देखा कि जो पिछले 2-3 साल के मुद्दे हैं, इसमें हमारे भारती साहब ने बहुत अच्छे से उसको कंक्लूड की, मतलब बहुत अच्छे तरीके से जोड़ा है। और चाहे वो मतलब उनकी निगाह बड़ी पैनी है, और पैनी होने के कारण पिछले 2-3 साल में जो मुद्दे उनकी आंखों के सामने से गुजरे, जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिनको हम पढ़ना चाहते हैं, वो चाहे वो चीन का मामला हो, चाहे हमारा कोविड जो आया, चाहे हेल्थ की समस्या हो, चाहे आर्थिक हो, इन सबको उन्होंने बड़ी खूबसूरती से 32 लेखों में 204 पेजों में उसको समेटा है। और मुझे लगता है सीवी यादव जी को इस बात की बधाई दी जानी चाहिए। एक उन्होंने बड़ी निडर दिखाई है इस तरह की किताब लाने में, क्योंकि आजकल जब लिखना भी एक गुनाह सा लगने लगा है, तो इस समय वो पूरे उसको परिदृश्य को हमारी आंखों के सामने ले आए हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें इसमें बोलना चाहूंगी कि पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि कुछ इसमें मुझे छूटा सा लगा। और मैं राजीव जी की बात से सहमत हूँ कि उन्होंने कहा इसमें मीडिया छूट गया। और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी कि इसमें जो है वो महिलाओं के मुद्दे भी पिछले 2-3 सालों में बहुत उभर के आए थे, जैसे सबरीमाला का या 3 तलाक का मुद्दा, और भी बहुत सारी। और एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा जजमेंट आया था, जिसमें कि पहले हम ये मानते थे कि नाबालिग बच्ची के साथ जो रेप होता है उसकी सजा, लेकिन एक जो सुप्रीम कोर्ट का जो आया था जिसमें कि नाबालिग पत्नी के साथ भी यौन संबंध रेप के दायरे में आएगा। तो ये 3-4 मुद्दे बड़े इम्पोर्टेंट हैं हमारे जो लोकतंत्र को मजबूत, जैसे हम कहते हैं कि हमारी आबादी का आधा हिस्सा औरतें हैं, तो अगर उनके मुद्दे इस तरीके से आते हैं और उनके पक्ष में फैसला होता है और वो एक राय बनती है, और धीरे धीरे हमारा जो लोकतंत्र का जो चौथा खंभा है
वो इस तरह के डिसीजन लाता है, तो ये एक सच में जनता में लाने लायक है। और सबरीमाला के मुद्दे पे तो बहुत ही भयंकर बहस छिड़ी थी, इसमें बहुत कंट्रोवर्शियल लोगों ने स्टेटमेंट भी दिए थे, लेकिन हमारी जो औरतें थी वो टिकी रही कि हमें तो मंदिर में जाना ही है। और मंदिर में इसलिए नहीं जाना है कि वो उन्हें पूजा पाठ, इसलिए कि वो राइट की बात है, राइट, कि जिस तरह से पहले दलितों ने मुद्दा उठाया था कि मंदिर हमारा राइट है, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी नहीं है, एक सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, तो सार्वजनिक पे जाना हमारा राइट है। इसी तरीके से मुद्दा उभर के आया और मैं कहूँगी एक इसमें पक्ष छूटा है, एक तो महिलाओं का छूटा है, एक दलितों का छूटा है। हालांकि जो हम ये कहते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जब हम बात करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि ये जो हाशिए की आवाजें हैं, वंचित आवाजें हैं, ये शामिल हो जाएंगी। और बहुत बार हम कहते हैं पर होती नहीं है, जब तक कि हम स्पेसिफिक होकर बात ना करें। तो स्पेसिफिक होने के लिए हमें ये शामिल करना होता है, क्योंकि चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे यौन हिंसा या का मुद्दा हो, सामाजिक हिंसा का मुद्दा हो, ये हमें जरूर अपने उसमें ध्यान रखें। क्योंकि अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में अगर वंचित तबके की आवाजें या जो आधी आबादी है उसकी आवाज नहीं आती तो लोकतंत्र कभी भी मजबूत नहीं हो सकता, मेरा अपना मानना यह है। और हमसे गलती यही हुई है, मैं इसको मानती हूँ कि एक बड़ी गलती है कि हमने लोकतंत्र में इन आवाजों को शामिल नहीं किया, हमने उनको खांचे में बांट के देखा, ये किसान है, ये मजदूर है, ये खेती और मजदूर है, लेकिन हमने एक बड़ी कल्पना उनकी नहीं की कि ये एक ऐसा समाज है जो कि भाई जो जाति व्यवस्था से भी ग्रसित है, लिंग भेद से ग्रसित है, उनके पास साधन नहीं है, वो वंचित तबका है, उनके पास एजुकेशन के सिस्टम भी नहीं है। मतलब एक पूरा एक दृश्य है जिसमें अगर इस तरह की आवाजें, जिसको मैं कहती हूँ कि ये आवाजें हमारी अगर हम उसको उच्च सवर्ण तबके को निकाल दे तो ये आवाजें 90% है, और हमारा 90% मजबूत नहीं हुआ है, इसलिए हमारे इस पूरे देश पे ताकत, पूरे देश पर जो है वो खतरा मंडराने लगा है। आज मैं आपको बता दूं एक बड़ा विशेष दिन है, और क्योंकि मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, और मैं 1951 में आज के दिन डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पास न होने के कारण त्याग पत्र दिया था। और ये एक बहुत ही सिंबॉलिक और एक बहुत बड़ा दिन है कि जब हमारे कानून मंत्री 1991 में ये त्याग पत्र देते हैं कि भाई महिलाओं की संपूर्ण आजादी के लिए जो कानून बनाया गया उसको अगर आप लागू नहीं करते तो मैं नहीं रहूंगा। तो मैं कहूँगी ऐसी लोकतंत्र की मजबूत आवाजें हमारे बीच में रही हैं। कल भगत सिंह की जो है वो जन्मदिन है, तो लोकतंत्र की दूसरी मजबूत आवाज भगत सिंह है हमारे। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र की मजबूत आवाजें बहुत रही हैं जिन्होंने समय समय पर ये मुद्दे उठाए हैं। गुलामी हम जिसे कहते हैं, हम अगर शब्द बदल दें, अगर हम, लेकिन अर्थ परिवेश में सिर्फ शब्दों को बदलने की जरूरत है। मानसिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, अगर हम शब्द बदल देते हैं तो बात वही रहती है। हम चाहे उसको जो है हम ये बोले कि भाई मानसिक गुलामी का मतलब ये कि हम नहीं समझ पा रहे कि कौन हमारे ऊपर राज कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्यों हमारे जो है वो लोकतंत्र के चारों खंभे किस वजह से एक कुछ लोगों के कंट्रोल में। तो अगर हम इसको देखें तो इसका आधार हम पूरा जाति व्यवस्था को भी मान सकते हैं, यहाँ की पूंजीवादी व्यवस्था को भी मान सकते हैं, यहाँ की जो है हम ये कहेंगे कि सामंतवादी व्यवस्था को भी मान सकते हैं, पेट्रियार्कल है पूरा सिस्टम हमारा, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है पूरी। और हमने इनके खिलाफ लड़ाई कभी नहीं, हम इनके खिलाफ उस तरीके से नहीं लड़ते, और यही कारण है कि पितृसत्ता हमारे यहाँ मजबूत होती जा रही है, हमारे यहाँ जातिवाद मजबूत होता जा रहा है, और हमारे यहाँ जो है वो कभी, और इसी वजह से लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। लोकतंत्र कब, अगर लोकतंत्र खतरे में पड़ता है तो सबसे ज्यादा बड़ा खामियाजा इसमें दलितों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जो कमजोर आवाज है, जो सबसे सशक्त हो सकती है, जो सबसे अपना एक निर्धारण उसमें आ सकती है, एक वंचित तबके की आवाज जो एक पूरा परिदृश्य बदल सकती है, लेकिन लोकतंत्र में उसकी आवाज को दबाया जाएगा और हम उसकी हिमायत में नहीं खड़े होंगे, हम उसके सपोर्ट में नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी जो है वो बात, लोकतंत्र हमारा कभी संभलेगा ही नहीं। वोट बैंक में
महिलाओं और दलितों की जो उपस्थिति है हम सुनिश्चित जब करने लग जाएंगे कि ये 100% भाग ले, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र जो है वो हमारा लोकतंत्र जो समता समानता बंधुत्व के उस पर खड़ा है। हमारा जो लोकतंत्र के जो आधार है वो हमारा अधिकार बहुत ही, मुझे लगता है कि जो हमारा संविधान है वही हमारे लोकतंत्र की मुख्य पुस्तक है। और अगर हम उसका संविधान के को पालन करते हैं, संविधान के थ्रू हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं, संविधान को एक अपना हथियार बनाते हैं, तो ये बड़ी बात है कि संविधान को जोड़ने से मुझे कई बार लगता है कि हमारे कुछ तबके बहुत करीब आएंगे और ये संभावना है करीब आने की। तो संविधान जो है वो हमारा लोकतंत्र कमजोर तब पड़ता है जब हम देखते हैं कि हम पूरे खासे के समाज को जो है उस पर इग्नोर किए और हमारी अपनी बहसें हैं। तो मुझे लगता है कि मैं ये समझती हूँ कि जो किताब आई उसमें जो इन्होंने बहुत बड़े एक पूरे परिदृश्य को जोड़ा, लेकिन उसमें और जोड़े जाने की जरूरत है। और मैं ये कहूँगी कि भाई बहुत बड़ा साधुवाद है लेखक को, और लेखक ने बहुत ही सुचिंतित होकर के ये सोचा, लेकिन इसको और सुचिंतित बनाया जा सकता है। यूपीएससी के बच्चों की तो एक बात होती है, लेकिन कई बार जो होती है हम बुद्धिजीवियों को भी जरूरत होती है पढ़ने की, और हमें इस चीज की जरूरत है। तो मुझे लगता है मैं ज्यादा ना लेते हुए यहीं पर अपनी बात समाप्त करूंगी। धन्यवाद।